हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रत्ययवर्ती धारा चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 15। और आज हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी अनुनादी परिपथ। देखिए, अनुनादी परिपथ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ, दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ। लेकिन बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में केवल जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ यानी एलसीआर जो परिपथ होता है उसको हम कब श्रेणी अनुनादी परिपथ कहेंगे, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और अनुनादी परिपथ की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो ये बिल्कुल एकदम आसान टॉपिक है और एकदम क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं उसको सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। तो ये होता क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग एलसीआर परिपथ बना लेते हैं। यानी एलसीआर का मतलब जिसमें एक प्रेरण कुंडली और एक धारिता और एक प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ये श्रेणी एलसीआर परिपथ बन जाता है। और उसको हम एक प्रत्ययवर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ये प्रत्ययवर्ती वोल्टेज स्रोत हो गया हमारा। ये कुंडली हो गई जिसका स्वप्रेरकत्व तो है L, ये संधारित्र है जिसकी धारिता है C, और ये प्रतिरोध है जिसका मान है R। तो एलसीआर परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर भी वीडियो हमारा नहीं देखा एलसीआर परिपथ तो पहले वो वीडियो देख ले, जिससे इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए एलसीआर परिपथ के। उसके बाद फिर हम रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये मान चल रहे हैं कि एलसीआर परिपथ के बारे में आपको सब कुछ पता है, तो अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रत्ययवर्ती वोल्टेज अगर लगाते हैं, ठीक है ना, और इस प्रत्ययवर्ती वोल्टेज जो आरोपित प्रत्ययवर्ती वोल्टेज है उसकी एक आवृत्ति होगी। वह प्रत्ययवर्ती वोल्टेज या धारा की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो आवृत्ति इस बाह्य परिपथ जो हमें दिख रहा है हमारा, उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि परिपथ की जो धारा है वो सबसे अधिकतम हो जाती है। इस अवस्था को हम कहते हैं अनुनाद की अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, और उस समय जो परिपथ हमारा होगा उसको अनुनादी परिपथ कहेंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या कि जब आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति इस परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो उस समय क्या होता है कि जो इसमें धात्रीय प्रतिघात XL और XC ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वह एलसीआर परिपथ जिसमें धात्रीय प्रतिघात और प्रेरक प्रतिघात बराबर होते हैं, तो उस परिपथ को हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि श्रेणी अनुनादी परिपथ होता क्या है, उसको लिख सकते हैं कि जब किसी प्रत्ययवर्ती एलसीआर वैद्युत परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात तथा धात्रीय प्रतिघात बराबर होते हैं तो इस परिपथ को श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, आगे की कहानी है। अब ये जानते हैं कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होती है ये हम लोगों को पता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें डिफरेंस का भी साइन लगा होता है, वो जो ज्यादा हो उसी का मान लो घटाना है। ठीक है ना, ये इसकी परिपथ की प्रतिबाधा होती है। इसको हम इस पार में भी लिख सकते हैं। अगर XL और XC के मान लगा दिए जाएं तो इसका फॉर्म बन जाता है XL बराबर होता है ओमेगा L और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं फर्स्ट, ये हमको पता है। ठीक है ना,
भाई एक्सएल एक्ससी बराबर कब होंगे, जब हम इस ये जो ओमेगा दिख रहा है वो क्या है, आरोपित जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसकी कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ना। उसकी आवृत्ति भी कर सकते हैं 2 पाई एफ अगर कर देते हैं ओमेगा की जगह। अगर उसको चेंज करना शुरू कर दें, अगर हम मान लेते हैं कि शुरू में उसकी जो आवृत्ति है वो कम है, जो आरोपित वोल्टेज है, ठीक है ना, तो होगा क्या, देखिए एक बार इसको देख लीजिए पहले। एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। अगर आवृत्ति का मान कम है तो एक्सएल क्या होगा, आवृत्ति अगर कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक्सएल का मान भी कम होगा, और लेकिन एक्ससी का मान क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ये तो सिचुएशन आएगी अगर ओमेगा का मान कम है, ओमेगा का मान कम है तो एक्सएल का मान कम होगा और एक्ससी का मान ज्यादा होगा, जो ओमेगा यहाँ पर बटे में है। लेकिन जैसे जैसे ओमेगा का मान बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है एक्सएल का मान बढ़ेगा और एक्ससी का मान घटेगा। ये तो होगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये पहले क्या था, ये कम था, ये ज्यादा था। जब हम ओमेगा का मान बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक्सएल का मान बढ़ना शुरू होगा और इसका मान घटना शुरू होगा। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है भाई। ये पहले शुरू में ये कम था, ये ज्यादा था। अगर हम इसको ओमेगा का मान अगर हम बढ़ाना शुरू करेंगे तो एक्सएल का मान बढ़ने लगेगा धीरे धीरे और एक्ससी का मान घटने लगेगा। तो एक समय ऐसा आएगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो अवस्था जो आएगी उस अवस्था में इस परिपथ को कहते हैं हम लोग अनुनादी परिपथ कहा जाता है, ठीक है ना। एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी दूसरे तरीके से परिभाषा भी अलग अलग किताबों में लिखी गई है। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह परिपथ जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो इस परिपथ को हम श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। स्वाभाविक आवृत्ति इसका मतलब है, अभी हम लोग ये एलसी परिपथ में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो परिपथ की जो आवृत्ति होती है उसका मान कितना होता है, F = 1/2 पाई √LC। ये लोग पढ़ चुके हैं ना एलसी परिपथ में। ये परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। अगर इस आवृत्ति के बराबर, भाई इसकी जो परिपथ की आवृत्ति किस पर डिपेंड कर रही है, C और L पर, ठीक है ना। C का मान और L का मान जितना होगा उसके आधार पर इस परिपथ की आवृत्ति होगी, ठीक है ना। और ये जो आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है ये हमारे हाथ में, इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम परिपथ की आवृत्ति को इस प्रकार से चेंज करें, यानी परिपथ के वोल्टेज की आवृत्ति को इस प्रकार चेंज करें कि उसकी इस परिपथ स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो होता क्या है, उस समय परिपथ में धारा का मान सबसे अधिकतम हो जाता है। तो धारा अधिकतम हो जाता है, इस अवस्था को अनुनाद की अवस्था कहते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा कि ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है। तो पहले आप केवल ये तो हमको पता होना चाहिए कि परिपथ की प्रतिबाधा इतनी है और जो वोल्टेज और धारा के बीच जो कलांतर होता है एलसीआर परिपथ में, वही हमको पता है क्या होता है। तो लिख सकते हैं परिपथ में आरोपित वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात है, आरोपित वोल्टेज V तथा यदि शब्द यहाँ पर वो लगा दीजिए, यदि परिपथ में आरोपित वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर पाई है, तो 10 पाई का मान कितना होगा बताइए। एलसीआर परिपथ में कलांतर कितना होता है, उसको कैसे लिखते हैं, 10 पाई बराबर XL - XC/R। ये होता है, इतना कलांतर होता है। अब कौन अग्रगामी होता है कौन पश्चगामी होता है वो डिपेंड करता है एक्सएल और एक्ससी के मान पर। ये हम लोग डिटेल में एलसीआर परिपथ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से
हम निकाल लेंगे उसका कलांतर कितना होगा। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रतिबाधा की, और ये बात हो गई हमारी इसकी, इस परिपथ में जो वोल्टेज और धारा के बीच में जो कलांतर है उसका सूत्र हो गया। 2 फार्मूले हमने लिख लिए, प्रतिबाधा का और कलांतर का। अगर अब कंडीशन लगाए, ये तो अभी इस 1 नंबर और 2 नंबर में केवल एलसीआर परिपथ की बात हो रही है, अभी अनादि परिपथ की बात नहीं हुई कुछ, ठीक है ना। अब आगे कहानी, यदि अब कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं अनादि परिपथ की, यदि एक्सएल बराबर एक्सी है, अगर ये कंडीशन लगा देते हैं, यदि एक्सएल बराबर एक्सी, तो समीकरण 1 से 1 नंबर को आप ऊपर वाले को मत दे सकते हैं, वो तो उसकी वैल्यू चेंज की हमने केवल, ठीक है। तो 1 से क्या लिख सकते हैं, जेड बराबर, यानी जो प्रतिबाधा होगी वो कितनी हो जाएगी, जेड बराबर √r² प्लस ये क्या हो जाएगा पार्ट 0। भाई एक्सएल और एक्सी दोनों इक्वल हैं, तो ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी भी इक्वल हो जाएंगे, तो उसका पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, √r², यानी आर, यानी परिपथ की जो प्रतिबाधा हो किसके बराबर हो जाएगी, उस परिपथ में लगे केवल ओमिक प्रतिरोध के बराबर उसकी प्रतिबाधा होगी, ठीक है ना। तथा उसके आगे इसी नोट कर लेंगे, तथा समीकरण 2 से, ये कंडीशन है, समीकरण 2 में लगा दीजिए तो tan फाई का मान कितना हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में एक्सएल बराबर एक्सी कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0/r, यानी लिख सकते हैं ये 0 आ गया, 0/r बोला 0, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं, अतः वोल्टेज कलांतर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, अतः वोल्टेज V तथा धारा I समान कला में होंगे। इसका तो ये निकला कि अगर कलांतर अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे, ठीक है ना। तो यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे यहां नोट कर लीजिए पहले, नोट कर लिया। इसके आगे देखो जरा, यहां तक तो ये समीकरण नंबर 2 से प्रूव कर लिया हमने कि धारा वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे। अब जरा समीकरण नंबर 1 से क्या निष्कर्ष निकला है, परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये सबसे यानी कम प्रतिरोध है इस परिपथ का। एलसीआर प्रतिबाधा क्या होती है, परिपथ का प्रतिरोध होता है जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज में काम करता है ये, तो उस समय उसकी जो प्रतिबाधा होगी सबसे कम होगी, जिसका मान प्रतिरोध आर के बराबर होगा, ठीक है ना। जब प्रतिरोध आर के बराबर होगा, नहीं प्रतिबाधा सबसे कम होगी, तो धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो इस बात को हम लोग और लिख सकते हैं, इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा जेड किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। इसका मान तो आर के बराबर होगा ना। इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तथा धारा I
आई बराबर क्या होगा फार्मूला, V अपान आर। आई स्क्वायर V अपान आर होता है, भाई आई स्क्वायर V अपान जेड होगा मेन फार्मूला। तो अब जेड का मान आर के बराबर है, तो इसलिए आई का जो मान होगा वो V अपान आर के बराबर होगा। तो इस दशा में लिख सकते, इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा आर न्यूनतम होगी तथा धारा आई स्क्वायर टू V अपान आर अधिकतम। भाई आर का मान, आर सबसे कम होगा, यानी जेड का मान सबसे कम होगा, और जेड का मान अगर कम होगा तो धारा का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो धारा आई अधिकतम होगी। इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते, इस स्थिति को ही वैद्युत अनुनाद कहा जाता है जब परिपथ में धारा का मान सबसे ज्यादा हो, यानी उस समय धारा जितनी भी प्रवाहित होगी परिपथ में उसका मान सबसे ज्यादा होगा। किस पर डिपेंड करेगा, उसके प्रतिरोध पर, ठीक है ना। चूंकि प्रतिबाधा में देखिए बात ध्यान रखना है, आई स्क्वायर टू V अपान आर, जब भी एलसीआर परिपथ में धारा का मान निकालते हैं तो आई स्क्वायर टू V अपान आर लगाते हैं, आई स्क्वायर टू V अपान जेड लगाया जाता है। और जेड चूंकि आर के बराबर है इसलिए यहाँ पर जेड की जगह आर दिख रहा है, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में धारा जो है सबसे अधिकतम होगी। नोट कर लें, नोट कर लिया। इस दशा में वैद्युत अनुनाद, इस स्थिति को वैद्युत अनुनाद कहते हैं। वैद्युत अनुनाद की स्थिति ये उत्पन्न कैसी हुई जरा, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में कंडीशन क्या लगी थी, XL बराबर XC। ये जो कंडीशन लगाई गई है, यहाँ पर जो कंडीशन लगी है इसके पहले यहाँ पर वो कंडीशन, तो इसमें लगे XL बराबर XC, तभी ये स्थिति मिलती है, धारा का मान अधिकतम प्राप्त होगा हमको। तो इसके जब वैल्यू लगा जरा, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C, या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 1 अपान अंडर रूट LC, या ओमेगा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट LC, या ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई f, इसका मान हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट LC। या यहाँ से f बराबर अगर लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है 2 पाई अंडर रूट LC। इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति कहते। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि ये जो 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC, ये तो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति होती है। क्या होती है, परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति का फार्मूला होता है 1 अपान 2 पाई अंडर LC। ये जो F है ये क्या है, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है। तो अगर ये आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति और परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति अगर बराबर हो जाती है तो हमको वैद्युत अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है, और इस स्थिति में धारा का मान सबसे अधिक होता है और जो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो सबसे कम होती है, यानी न्यूनतम होती है। ठीक है, इस पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो वैद्युत अनुनाद की स्थिति समझ में आई। वैद्युत अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, वैद्युत अनुनाद की स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो सबसे न्यूनतम, धारा सबसे
अधिकतम। और ये कब होता है? जब परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति यानी 1/2 पाई अंडर रूट LC का मान उस पर आरोपित आवृत्ति के बराबर हो जाता है। तो आरोपित जो वोल्टेज है उसके आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो ये वैद्युत अवनान की स्थिति प्राप्त होती है और उसमें धारा का मान सबसे अधिक होता है। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे धारा और आवृत्ति के बीच में। धारा और आवृत्ति के बीच में, प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ अगर खींचना चाहें तो देखिए इसमें इस प्रकार से ग्राफ खींच सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस तरफ हम रखेंगे आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति एक्स अक्ष में, और इस तरफ रखते हैं धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे, तो हमने क्या बताया था अभी कि आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो ओमेगा एल का मान बढ़ता है और 1/ओमेगा c का मान घटता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होने के बाद क्या होगा? उस समय जो है धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है। यानी उसके पहले यानी आवृत्ति का मान अगर कम है तो भी धारा का मान कम होगा, और जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ेगा और एक निश्चित आवृत्ति पर उसका मान सबसे अधिक हो जाएगा, उसके बाद फिर घटने लगता है। तो ये जिस स्थिति में धारा का मान सबसे अधिक हो जाता है उस समय जो आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है उसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसको हम लोग FR से लिखा। यहाँ पर F जो है ये आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है, FR है ये भी आरोपित वोल्टेज की ही आवृत्ति है, लेकिन कब है? जब धारा का मान सबसे अधिक है, यानी उस समय धारा क्या होगी? सबसे अधिक। उस समय जो आरोपित वोल्टेज होगा, वोल्टेज की आवृत्ति होगी, उसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी इसको FR से रिप्रेजेंट किया। उसका मान होगा किसके बराबर? 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पहले भी धारा कम होगी और बाद में धारा कम होगी, लेकिन उसके मान के बराबर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति है तो उस समय धारा का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये इसका ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं कि धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच में। और अगर हम प्रतिबाधा और फ्रीक्वेंसी के बीच अगर ग्राफ अगर खींचे तो आप ग्राफ कैसा दिखेगा? देखिए इसमें इस तरफ हमारा क्या है? जेड प्रतिबाधा। इसमें क्या है? जब हम देखा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रतिबाधा सबसे कम होती है, उसके पहले क्या होगा? उसके पहले धारा का मान कम होगा। तो इसका मतलब है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। धारा का मान कम होगा तो प्रतिबाधा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है उसको ग्राफ हम लोग इस प्रकार से प्लॉट करते हैं ऐसे। ये स्थिति हमारी होती है, और इस स्थिति में ये जो पॉइंट होगा उस समय जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उस स्थिति में जो प्रतिबाधा होगी वो सबसे कम होगी। तो ये प्रतिबाधा क्या होगी? सबसे कम, और जिसका मान किसका बराबर होता है? R के बराबर। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसको ये मिनिमम वैल्यू है प्रतिबाधा की, इसका मान किसके बराबर होता है? R के बराबर कह सकते हैं। इसका मान किसके बराबर होगा? R के बराबर। तो ये तो इसका मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो प्रतिबाधा ज्यादा होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति अगर ज्यादा है तो प्रतिबाधा ज्यादा होगी, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रतिबाधा क्या होती है? सबसे कम होती है, और उसी समय धारा का मान सबसे अधिक होता है। तो इस प्रकार से दोनों ग्राफों को हम समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और धारा के बीच में, और फ्रीक्वेंसी और जो प्रतिबाधा है इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इसके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए। उसके बाद इसमें हम लोग श्रेणीनुनादिक परिपथ की विशेषताएं हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद श्रेणीनुनादिक परिपथ की विशेषताओं के बारे में पढ़ा जाएगा।
तो इसकी विशेषताएं हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक क्रम से लिख लीजिए। इसमें ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अगर श्रेणीवादी परिपथ है तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो पहली विशेषता हम लोग लिख सकते हैं इसमें वोल्टेज, इसमें मतलब श्रेणीवादी परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I समान कला में होते हैं। ये पॉइंट हम लोग प्रूव कर चुके हैं भी कि 5 वोल्ट क्या होता है 0, ठीक है। और दूसरी विशेषता क्या है, इस परिपथ की प्रतिबाधा Z न्यूनतम होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे उस समय क्या होगा, उसकी प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, जिसका मान किसके बराबर होता है, उस ओमिक प्रतिरोध R के बराबर होता है, ठीक है। तीसरी विशेषता हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर प्रतिबाधा अगर न्यूनतम होगी धारा क्या होगी अधिकतम। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें धारा I का मान अधिकतम होता है, जिसका मान प्रतिरोध R पर निर्भर करता है। धारा का मान तो अधिकतम होगा लेकिन किस पर निर्भर करेगा, R पर। I मैक्सिमम मान क्या होता है V/R। R का मान अगर ज्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, R का मान अगर कम होगा धारा का मान ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रहेगा अधिकतम, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रेरिकत्व L तथा धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर परिपथ पर आरोपित विभवांतर से अधिक होता है। अधिक, इसको इस पॉइंट को समझने के लिए जरा हम ये कह दें कि जैसे अगर परिपथ बनाए, LCR परिपथ बना लीजिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी तीनों पॉइंट को पहले हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर हम ये कह दें कि हमने यहाँ पर V का जो मान है वो 100 वोल्ट लगाया है, ठीक है, और इसकी जो प्रतिबाधा है, ये जो प्रेरण प्रतिघात है उसका मान अगर 10 ओम मान लेते हैं, और इसमें हम मान लेते हैं भाई अगर श्रेणीवादी परिपथ है तो XL और XC दोनों बराबर होंगे, और प्रतिरोध का मान अगर हम मान लेते हैं 5 ओम, ठीक है। अगर ये कंडीशन अगर हम मान लेते हैं तो देखिए धारा का मान कितना होगा। अगर अनुनाद की स्थिति है तो धारा का मान कितना होगा ये निकाल सकते हैं। इसकी Z अगर निकाला जाए Z का मान क्या होगा बताओ। अगर हम Z निकालें तो Z का मान क्या होगा, R के बराबर होगा, क्योंकि XL और XC दोनों बराबर हैं, और R किसके बराबर है 5 ओम के बराबर है, ठीक है ना। तो धारा I का मान कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू होता है V/R। V का मान है 100 और R का मान है 5, कितना हो गया 20 एम्पियर, 20 एम्पियर हो जाएगा। तो यह XL के सिरों के बीच विभवांतर कितना आएगा, XL के सिरों के बीच विभवांतर है कह सकते हैं VL, यानी इसके सिरों के बीच विभवांतर हम लोग क्या लिखते हैं VL लिखा जाता है ना। इसके सिरों के बीच VC लिखते हैं, इसके सिरों के बीच हम लोग लिखते हैं VR। तो VL का मान कितना होगा, वो फार्मूला होगा I इंटू XL। I का मान है 20 और XL का मान कितना है 10, कितना आ गया 200 वोल्ट। VC का मान क्या हो जाएगा I इंटू XC। I का मान 20, XC का मान 10, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। और VR का मान कितना होगा, I का मान है I इंटू R हो जाएगा ये, और I का मान है 20 और इसका मान है धारा प्रतिरोध का मान है 5, 20 पंचे 100। अब जरा देखो इस एग्जाम्पल से कि हमने लगाया था वोल्टेज 100 वोल्ट, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच तो 100 वोल्ट रहा, लेकिन जो XL और XC है जो कुंडली है और संधारित्र है उसके सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसका मान आरोपित वोल्टेज से ज्यादा हो गया है, तो 200 वोल्ट आया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चौथी जो विशेषता हमारी इस बात को बताती है कि अगर अनुनादी परिपथ है तो XL और XC के बीच जो विभवांतर होता है उसका मान आरोपित वोल्टेज से अधिक होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
ये इसकी विशेषताएं हैं जिनको तैयार कर लेना है। एग्जाम के दृष्टि से टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। तो आज क्लास हमारी इतना समाप्त होती है और ये चैप्टर जो 7 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्त धारा का, ये भी समाप्त होता है आज से। तो अगले टर्न पर हम लोग अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।